क्या आप जानते हैं कि आपकी घर की फ्रिज किस साइंटिफिक प्रिंसिपल पे वर्क करती है? या घर में मौजूद कोई और गैजेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। फन फैक्ट सीरीज में हम लोग फाइंड आउट करेंगे साइंस बिहाइंड सिंपल और मामूली गैजेट्स जिनके बिना हम लोग की लाइफ डिफिकल्ट होती। हाय, वेलकम टू डिजिटल कंपेनियन और मैं आपका दोस्त और होस्ट नवीन आज की सीरीज में लाया हूँ फ्रिज या रेफ्रिजरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है। सो लेट्स बिगिन। मॉडर्न लाइफ में फ्रिज या रेफ्रिजरेटर के बिना लाइफ इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। बट अमेजिंग बात यह है कि हम लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है। क्लासिक मिसकंसेप्शन है कि रेफ्रिजरेटर मेनली वर्क करती है कंप्रेशर पर आप जान के हैरान होंगे कि कंप्रेसर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बट रेफ्रिजरेटर के बिहाइंड का प्रिंसिपल नहीं। रेफ्रिजरेटर के बिहाइंड का प्रिंसिपल है थ्रॉटलिंग इफेक्ट या थ्रॉटलिंग प्रोसेस। सो हम लोग आज इस सीरीज में थ्रॉटलिंग प्रोसेस के द्वारा रेफ्रिजरेटर कैसे चलती है उसको जानेंगे। कि मैं बेसिक्स ऑफ फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा, जैसे कि मैटर और इफेक्ट्स ऑफ हीट एंड प्रेशर ऑन मैटर के साथ। और जिन लोगों को इनके बारे में पता है वो ये सेक्शन स्किप कर सकते हैं और सीधे प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन में जा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? मतलब एनीथिंग अराउंड अस इज मैटर। जो भी हम लोग के आसपास चीजें दिखती हैं, हम लोग महसूस कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, वो मैटर होती हैं। एग्जाम्पल जैसे सोप, यूटेंसिल्स, प्लास्टिक, आयरन और गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें मैटर होती हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। मतलब मैटर मॉलिक्यूल्स और एटम्स से बनी हुई होती है। मैटर में मॉलिक्यूल्स और एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी भी मैटर को कट करें, पाउंड करें, ग्राइंड करें, तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आपको मिलेगा वो उसका मॉलिक्यूल या उसका एटम्स होगा, जो उसी की प्रॉपर्टीज शो करेगी। मैटर जनरली 3 फॉर्म्स में अवेलेबल रहते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, तरल और गैसियस फॉर्म या वायु फॉर्म में। मैटर के यही 3 फॉर्म होते हैं। कोई भी मैटर इस अर्थ पे है वो इसी 3 फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। कौन सा मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या वो सॉलिड रहेगा या वो लिक्विड रहेगा या वो गैस फॉर्म में रहेगा, ये डिपेंड करता है मैटर के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पे। मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट यानी संरचना कैसी होती है वो डिसाइड करती है कि मैटर किस फॉर्म की होगी, या वो सॉलिड हो रही है या गैस या लिक्विड। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं और वो एक दूसरे से एक तरह से चिपक कर रहते हैं, जिसके कारण सॉलिड को उसका स्ट्रेंथ और शेप मिलता है। लिक्विड में मैटर थोड़े दूर दूर होते हैं, अपार्ट होते हैं, उनके बीच का इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स भी कम होता है सॉलिड के मुकाबले, और वो लोग इस तरह से अरेंज्ड रहते हैं कि मैटर को फ्लूइडिटी मिलती है। फ्लूइडिटी मीन्स वो फ्लो कर सकते हैं, जैसे कि वाटर फ्लूइड होती है, तरल होती है। नेक्स्ट, गैसेस। गैसेस में मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट किसी भी पैटर्न में नहीं होती, वो रैंडम होती है, किधर भी मॉलिक्यूल्स हो सकती हैं। इसीलिए गैसेस बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं। जैसे कि आप रूम में एक कॉर्नर में स्प्रे करें तो वो स्प्रे की जो स्मेल है पूरे रूम में स्मेल की जा सकती है। ये होती है गैसेस की फीचर्स। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग ऑन मैटर। मैटर को हीट करने पर क्या इफेक्ट्स होते हैं, उनके स्टेट्स और फॉर्म कैसे चेंज करते हैं। मान लीजिए आप सॉलिड को हीट करने लगे। जब आप सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को आप एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ये मॉलिक्यूल्स अब पहले से ज्यादा अपने जगह को छोड़कर मूव करने की शक्ति पा लेते हैं उस हीट एनर्जी से, और ये अपना पोजीशन चेंज करने लगते हैं, मॉलिक्यूल्स फैलने लगते हैं, और एक स्टेज ऐसा आता है
उनको इतना एनर्जी मिल जाता है कि वो फैल कर लिक्विड स्टेज में चेंज हो जाते हैं। ये इफेक्ट होता है हीटिंग का सॉलिड पे, यानी सॉलिड को आप हीट कीजिएगा वो पिघल जाएंगे और लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा एनर्जी है। पहले कम एनर्जी था तो वो अपनी जगह में फिक्स थे, लेकिन अब ज़्यादा एनर्जी है तो वो अपनी जगह से मूव करते हैं। नेक्स्ट, जब आप लिक्विड को हीट करते हैं तो सेम वही प्रिंसिपल लिक्विड पे भी अप्लाई करती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को अब ज़्यादा एनर्जी और मिलती है, और जिसके कारण उसके मॉलिक्यूल्स और दूर जाने लगते हैं। इस इफेक्ट के कारण लिक्विड भी एक ऐसा स्टेज पे पहुंच जाता है जब उसके मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो एक दूसरे से काफी दूर जा सकते हैं। तब वो अपना स्टेट लिक्विड से चेंज करके गैस बन जाती है। इसको एग्जाम्पल में अगर आप समझना चाहें तो एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं वाटर का। वाटर अगर उसको फ्रीज किया जाए तो वो आइस बन जाता है, यानी सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आइस को अगर आप निकाल के फ्रिज से रूम टेम्परेचर में रख दें तो क्या करते हैं हम लोग उसको हीट प्रोवाइड कराते हैं। ये हीट मिलने से उसके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है और वो आस्ते आस्ते पिघलने लगता है। जब पूरा पिघल जाता है तो वाटर फॉर्म में आ जाता है। अब इसको लीजिए और बॉयल कीजिए। जब इसको हम लोग और बॉयल करते हैं, यानी इसको और हीट देते हैं, तो इसके मॉलिक्यूल्स को और एनर्जी मिलती है और इसके मॉलिक्यूल्स फिर लिक्विड स्टेट छोड़ के गैसेस स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये तो क्लियर है कि कभी भी मैटर को अगर हम लोग एनर्जी देते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स ज्यादा एक्सपैंड करते हैं, यानी फैलते हैं। अगर मॉलिक्यूल से एनर्जी या हीट एनर्जी हम लोग निकालें तो क्या होगा? अब हीट किसी भी मॉलिक्यूल्स या मैटर से हम लोग निकालते कैसे हैं? उसको ठंडा कर कर। किसी भी चीज को आप जब ठंडा करते हैं, आप बेसिकली कर क्या रहे हैं? उसमें से हीट निकाल रहे हैं। तो जब हम लोग मैटर से जो गैस स्टेज में है उससे अगर जब हम लोग हीट निकालते हैं तो वो क्या होती है, उसकी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो जाती है और वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाते। तो वो क्या हो जाते हैं, वो आस्ते 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 एनर्जी अपना लूज करते हैं और फिर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। जब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं हम लोग उसमें से और हीट निकालते हैं, जैसे कि उसे फ्रिज में डालकर। तो क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी और लूज होते हैं और लूज होते हैं और अल्टीमेटली वो फिर से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लासिक एग्जांपल आप लेना चाहें तो ले सकते हैं वाटर का ही। वाटर को जब हम लोग बॉईल करते हैं और उसमें से स्टीम निकलने लगती है, उस स्टीम के ऊपर कोई भी यूटेंसिल्स या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस आप रखते हैं तो होता क्या है, स्टीम जाती है, उस यूटेंसिल्स को टच करती है, अपना सारा हीट एनर्जी उस यूटेंसिल्स को दे देती है और खुद ठंडी होकर वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में उस यूटेंसिल्स के ऊपर जमा होने लगती है। अब इस वाटर ड्रॉपलेट्स को आप कलेक्ट कीजिए जो लिक्विड फॉर्म में है और इसको रेफ्रिजरेट में डाल दीजिए। तो हम लोग फर्दर इसका हीट और निकालते हैं इस प्रोसेस में, और जब ये रेफ्रिजरेशन से हम लोग बाहर निकालेंगे तो देखेंगे ये वाटर ड्रॉपलेट्स आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। इसका मतलब हुआ कि जितना हीट हम लोग मैटर से निकालेंगे, मैटर उतना ही क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा। यानी अगर गैस रहेगा तो वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड रहेगा तो सॉलिड बन जाएगा। तो हीट डालने से मैटर का फॉर्म सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनता है, और हीट निकालने से गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बनता है। ये है बेसिक इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर। अब देखेंगे बेसिक इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर्स। इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। मैटर के ऊपर प्रेशर या दबाव का क्या इफेक्ट आता है? अगर आप किसी भी मैटर को दबाते हैं, यानी कर क्या रहे हैं, उनके मॉलिक्यूल्स को और इकट्ठा कर रहे हैं और एक तरफ कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स और उस मैटर का रिएक्शन या प्रॉपर्टीज क्या होंगी? जैसे अगर आप गैस को दबाएंगे तो होती क्या है, उसकी सारी मॉलिक्यूल्स पास आती है, यानी उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपना एनर्जी लूज करते हैं। जो हम लोग हीटिंग में पढ़े थे कि गैस को जब ठंडा करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स पास आते हैं और लिक्विड बन जाते हैं।
ठीक ही वही चीज यहाँ भी होती है। जब हम लोग गैस को प्रेशराइज करते हैं, उस पर दबाव डालते हैं, तो उनकी मॉलिक्यूल्स जब पास आती है तो वो एनर्जी छोड़ती हैं, हीट एनर्जी निकालती हैं। वो मैटर में से हीट एनर्जी बाहर आती है और वो क्या होती है, अपनी फॉर्म चेंज करके लिक्विड बन जाती है। अब इस लिक्विड को हम लोग और प्रेशराइज करेंगे तो ये लिक्विड भी हीट छोड़ेगी, इसकी मॉलिक्यूल्स और क्लोज आएंगे और ये सॉलिड बन जाएगी। तो मैटर पे अगर हम लोग प्रेशर डालते हैं एज्यूम गैस पे, तो गैस क्या करेगी, हीट लिबरेट करेगी, छोड़ेगी और लिक्विड बन जाएगी। और लिक्विड क्या करेगी, उस पर अगर हम लोग प्रेशर डालते हैं तो वो भी हीट लिबरेट करेगी और सॉलिड बन जाएगी। वाइस वर्सा है, ठीक इसके उल्टा, अगर हम लोग सॉलिड पे से प्रेशर कम करते हैं तो वो क्या करेगी, हीट एब्सॉर्ब करेगी, हीट अपने अंदर लेगी और लिक्विड बन जाएगी। और लिक्विड पे से प्रेशर कम करते हैं तो वो भी हीट लेने लगेगी और क्या कर लेगी, गैस बन जाएगी। मैटर का ये बिहेवियर ऑन हीटिंग और ऑन अप्लाइंग प्रेशर, जब प्रेशर लगाए जाते हैं और मैटर को हीट किया जाता है, ये बिहेवियर प्रिंसिपल बनती है रेफ्रिजरेशन प्रोसेस की, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस के थ्रॉटलिंग इफेक्ट और थ्रॉटलिंग प्रोसेस की। सो इस जानकारी के आधार पर अब हम लोग आगे देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन का प्रिंसिपल होता क्या है। रेफ्रिजरेशन के प्रिंसिपल से पहले सबसे पहले रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स रेफ्रिजरेशन में काम आते हैं। सबसे पहला है कंप्रेसर, दूसरा है थ्रॉटल, तीसरा है चिलर या इवापोरेटर और चौथा है हीट एक्सचेंजर। रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होती है कूलेंट। कूलेंट वो सब्सटेंस, वो लिक्विड या गैस होती है जो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में चारों तरफ घूमती है। ये कूलेंट वही होती है जो रेफ्रिजरेशन में कूलनेस या उसके ठंडापन में इफेक्ट करती है, मतलब ठंडा बनाती है रेफ्रिजरेटर को। ये कूलेंट के घूमने प्रोसेस में, ये रोटेशन प्रोसेस में से ही रेफ्रिजरेशन के अंदर वो ठंडक या वो कूलनेस आती है। रेफ्रिजरेशन की प्रोसेस क्या होती है, ये 4 स्टेज प्रोसेसेस होती है। पहले स्टेज में कूलेंट निकलती है थ्रॉटलिंग डिवाइस या थ्रॉटलिंग वाल्व से निकलकर चिलर या इवोपोरेटर में जाती है। सेकंड स्टेज में इवोपोरेटर से यही कूलेंट गैस फॉर्म में निकलकर कंप्रेसर में जाती है। फिर थर्ड स्टेज में कंप्रेसर से यही कूलेंट लिक्विड फॉर्म में कहाँ एंटर करती है, हीटिंग रेडिएटर में या हीटिंग इवोपोरेटर में। और फोर्थ स्टेज में ये फिर से हीट रेडिएटर से निकलकर थ्रॉटलिंग डिवाइस या थ्रॉटलिंग वर्ब में एंटर करती है। अब इन डिटेल इन सारे डिवाइसेस को, इन सारे पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को और इनके क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहला है थ्रॉटलिंग डिवाइस या थ्रॉटलिंग वाल्व, जो थ्रॉटलिंग इफेक्ट बनाता है जिससे रेफ्रिजरेशन में यानी कूलिंग होती है फ्रिज में। तो आप जैसा देख सकते हैं कि ये थ्रॉटलिंग वाल्व एक पिस्टन की तरह होती है और उसके साथ अटैच्ड होती है बहुत पतली ट्यूब जिसे कैपिलरीज बोलते हैं। ये थ्रॉटलिंग कैपिलरीज और ये थ्रॉटलिंग वाल्व ही मेन कंपोनेंट है फ्रिज में कूलिंग पैदा करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये कूलेंट को इतना वोलेटाइल यानी अनस्टेबल बना देती है, इतना बेचैन या अस्थिर बना देती है, जिससे वो कुछ भी हीट मिलता है फ्रिज के अंदर उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ले लेता है। तो होता क्या है इसमें, थ्रॉटलिंग वाल्व करती क्या है, हाई प्रेशर पे जो कूलेंट रहती है, यानी हाई प्रेशर क्या है, जो हम लोगों ने देखा था कि जगह कम है और दबाव बढ़ाया जा रहा है ताकि मॉलिक्यूल्स करीब आ जाए। तो ऐसे फॉर्म में लिक्विड कूलेंट को, ध्यान रखिएगा, लिक्विड कूलेंट रहती है, कूलेंट का जो फॉर्म रहता है वो लिक्विड स्टेज में रहता है, वो इन पतली थ्रॉटलिंग कैपिलरीज में एंटर करवाते हैं। जब ये हाई प्रेशर लिक्विड कूलेंट को पतली थ्रॉटलिंग कैपिलरीज में एंटर कराते हैं, तो इन हाई प्रेशर लिक्विड कूलेंट को ज़्यादा जगह मिलती है
जिससे वो क्या होती है, उसकी प्रेशर जो है कम हो जाती है, लो होने लगती है। और जब प्रेशर कम होती है, जैसा हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग प्रेशर कम करते हैं, जैसे सॉलिड से प्रेशर कम किए तो वो लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड से कम किए तो वो गैस में चेंज हो गया। तो इधर लिक्विड है और इसका प्रेशर हम लोग कम कर रहे हैं, पर ये गैस में चेंज हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इसको इतना हीट मिलता नहीं है। क्योंकि गैस में चेंज होने के लिए इसके मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी चाहिए। ये हीट एनर्जी इसको मिलता नहीं है, लेकिन इसका प्रेशर जो है कंटिन्यूअसली चेंज होता जाता है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर भी बहुत डिप हो जाता है। आप अगर देख सकें इस पिक्चर में, तो कूलेंट जब एंटर करती है थ्रॉटलिंग वाल्व से थ्रॉटलिंग कैपिलरीज में या थ्रॉटलिंग ट्यूब्स में, तो कूलेंट की टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहती है। लेकिन जब ये थ्रॉटलिंग कैपिलरीज से बाहर निकलती है, तब इसकी टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है। यही बेसिक प्रिंसिपल है रेफ्रिजरेशन का। इसी से रेफ्रिजरेशन होती है। ये जो इतनी ठंडी कूलेंट लिक्विड जो बन गई है, अब इसको कोई भी हीट मिलेगा, रूम टेम्परेचर हीट मिलेगा, नॉर्मल हीट मिलेगा, वो उसको ले लेगा, क्योंकि ये अब भूखा है। इसको हीट चाहिए क्योंकि इसको अब गैस में चेंज होना है। इसका प्रेशर इतना लो हो गया है कि ये अस्थिर हो गया है, यानी वोलेटाइल हो गया है। अब ये रह नहीं सकता ऐसे, इसको गैस फॉर्म में चेंज होना ही होगा। तो इसके लिए इसको हीट चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, इसी थ्रॉटलिंग कैपिलरीज को कनेक्ट करते हैं अपने चिलर या इवापोरेटर से, जो हमारे फ्रिज के इनर पार्ट्स होते हैं। यानी हम लोग इस लिक्विड को लो प्रेशर लो टेम्परेचर कूलेंट लिक्विड को ले जाते हैं और सीधे थ्रॉटलिंग कैपिलरीज से निकालकर अपने फ्रिज के इनर पार्ट्स में पहुंचा देते हैं। जब ये इनर पार्ट्स में पहुंचता है, तो फ्रिज के अंदर रखे हुए कोई भी सामान या उसके अंदर के एयर में जितनी भी हीट इसको मिलते हैं, ये फटाफट उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। क्योंकि ये भूखा है, ये वोलेटाइल है, इसको चाहिए गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए हीट। तो ये जितनी भी हीट मिलती है उसको एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। और जब आप अपने फ्रिज के अंदर देखते हैं बहुत सारे रिजेस और लाइनिंग बने हुए, तो ये होते क्या है, ये वही कैपिलरीज होते हैं जिसमें ये लिक्विड कूलेंट होते हैं, जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे ट्रेवल करते हैं। तो इन्हीं सब जगह से ट्रेवल करते हैं, तो सारे जगह से वो जितना हीट मिलता है ले लेता है और लेकर वो अपने आप को गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तब वो स्टेबल हो जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि फ्रिज के अंदर की जितने भी हीट है वो एब्जॉर्ब होना चालू हो जाते हैं और फ्रिज का टेम्परेचर, इनर टेम्परेचर गिरने लगता है, कम होने लगता है, उसमें रखे सारे सामान ठंडा होने लगते हैं। यही बेसिक प्रिंसिपल है कूलिंग करने का। अब इस जो गैस प्रोड्यूस्ड हुआ है, यानी जो गैस कूलेंट जो गैस फॉर्म में चेंज हो गया है, इसको हम लोग सीधे थ्रॉटलिंग डिवाइस में ले जाके नहीं डाल सकते, क्योंकि थ्रॉटलिंग डिवाइस के में जाने के लिए हाई प्रेशर कूलेंट लिक्विड चाहिए, यानी लिक्विड फॉर्म में कूलेंट चाहिए और वो भी बहुत हाई प्रेशर पे। लेकिन यहाँ पर तो लो प्रेशर गैस फॉर्म में हम लोगों के पास कूलेंट है। तो यहाँ पर आता है कंप्रेशर का काम। कंप्रेशर यही काम करने के लिए रेफ्रिजरेटर में इंस्टॉल किया जाता है कि इस गैस को वो कन्वर्ट करेगा हाई प्रेशर लिक्विड कूलेंट में, ताकि वो थ्रॉटलिंग डिवाइस के प्रोसेस को फिर से दोहरा सके। इस जगह हम लोग क्या करते हैं, चिलर से या इवापोरेटर से जो गैस निकल रहा है उसको ले जाके सीधे कंप्रेसर में एंटर कराते हैं। कंप्रेशर कैसे काम करता है, इसके ऊपर मुझे एक पूरी सीरीज बनानी है, वो मैं इधर एक्सप्लेन करूंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं उसे बाद में, जो जनरल नॉलेज या कंसेप्शन हम लोगों के पास है ही है कि कंप्रेशर क्या करता है, गैस को कंप्रेस करता है, तो वही अभी हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं कि कंप्रेशर गैस को कंप्रेस करता है। और जब भी हम लोग जानते हैं गैस को कंप्रेस करना मतलब गैस के ऊपर प्रेशर लगाना। जब भी गैस के ऊपर प्रेशर लगेगा तो दो चीज होगा, गैस लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा और बहुत सारा हीट निकालेगा, बहुत सारा हीट बाहर फेंकेगा। तो यही होता है, गैस लिक्विड फॉर्म में यानी कूलेंट गैस जो है वो कूलेंट लिक्विड बन जाता है और बहुत हीट निकलने के कारण वो कूलेंट भी बहुत गर्म हो जाता है। इतना गर्म कूलेंट अगर हम लोग थ्रॉटलिंग डिवाइस में डायरेक्ट डालेंगे
तो उसका टेम्परेचर उतना कम नहीं हो पाएगा, -20 डिग्री तक नहीं पहुंच पाएगा पूरा थ्रॉटलिंग इफेक्ट से। तो इसके लिए ये टेम्परेचर को हम लोगों को पहले कम करना पड़ेगा थ्रॉटलिंग डिवाइस भेजने से पहले। इस जगह हम लोग कंप्रेसर से निकला हुआ ये जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कूलेंट लिक्विड है, यानी जो बहुत हाई टेम्परेचर पे है और बहुत हाई प्रेशर पे है, इसको हम लोग पास कराते हैं हीट रेडिएटर से, जो हम लोग के फ्रिज के पीछे लगा होता है। इस हीट रेडिएटर में जब ये एंटर करता है तो ये अपना हीट जो है या गर्मी जो है ये यहाँ पर ये लूज कर देता है और रूम टेम्परेचर के टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, जो कि एप्रोप्रिएट टेम्परेचर है थ्रॉटलिंग डिवाइस में जाने के लिए। तब क्या होता है कि इस रेडिएटर से हीट रेडिएटर से हम लोग पास कराने के बाद इस हाई प्रेशर कूलेंट को हम लोग थ्रॉटलिंग डिवाइस में ले जाकर डाल देते हैं। तो फिर से थ्रॉटलिंग डिवाइस के पास क्या आ गया, हाई प्रेशर कूलेंट लिक्विड, और वो फिर से कैपिलरी से पास कराएंगे और उसके टेम्परेचर और प्रेशर को फिर से गिराएंगे, फिर से वो वोलेटाइल सिचुएशन फॉर्म कराएंगे ताकि कुछ भी हीट मिले फ्रिज के अंदर से वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। और ये प्रोसेस राउंड एंड राउंड अबाउट चलती रहती है और इसी से फ्रिज में कूलिंग इफेक्ट आती है। यही प्रोसेस के कारण, यानी मेन हम लोगों का प्रोसेस है थ्रॉटलिंग, जिसके कारण कूलेंट इतना वोलेटाइल होता है कि कुछ भी हीट मिलता है उसको ले लेता है। इस कूलेंट को उस हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे पहुंचाने के लिए हम लोगों को कंप्रेसर का और हीट रेडिएटर का हेल्प लेना होता है। आई होप आप लोगों को ये सारा प्रोसेस इन डिटेल समझ में आया होगा। ये होता है हम लोगों के रेफ्रिजरेटर के पीछे के साइंस या वर्किंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ इनोवेशंस इन रेफ्रिजरेशन, इंपॉर्टेंट इनोवेशंस। अब इन्वेंशंस और इनोवेशंस में फर्क क्या होता है? इन्वेंशंस होता है कि किसी चीज के बारे में या किसी चीज को पहली बार खोज के निकालना, कुछ बनाना। जैसे फ्रिज पहली बार जब बनाया गया होगा कूलिंग के लिए, चीजों को ठंडा करने के लिए। लेकिन इनोवेशंस क्या होते हैं? उसको इम्प्रूव करना, इन्वेंशंस को इम्प्रूव करना, ताकि वो बहुत अच्छे से या बेटर काम कर सके। तो जब फ्रिज बना था तो उस वक्त कुछ दिक्कतें आना चालू हुई थी, जिसके बाद ये इंपॉर्टेंट इनोवेशंस फ्रिज में किए गए, जिससे फ्रिज की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ गई और फ्रिज ज़्यादा बेटर काम करने लगे। दो इनोवेशंस के बारे में मैं बात करूंगा, एक है डीफ्रॉस्ट, दूसरा है रेडिएटर लेस। तो सबसे पहले डीफ्रॉस्ट के बारे में। हम लोग जानते हैं कि हम लोग के फ्रिज में फ्रॉस्टिंग हमेशा होती है। फ्रॉस्टिंग होती क्या है? जो ये बार बार ठंडी लिक्विड चिलर या इवापोरेटर में एंटर करती है, तो वहाँ के जितने भी हीट होती है उसको वो चाहिए, क्योंकि वो वोलेटाइल है, तो वो सारा हीट खींचता रहता है। तो वहाँ पर जितने वाटर वेपर रहते हैं, जो नमी रहती है फ्रिज के अंदर, उसकी भी हीट वो निकाल लेती है। जब नमी से हीट निकल जाएगी तो नमी क्या हो जाएगी? वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएगी, वाटर के ड्रॉप्स बन जाएंगे, और ये सारे वाटर ड्रॉप्स चिलर से जाके चिपक जाते हैं और इकट्ठा होने लगते हैं और वो आइस में फॉर्म हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये सिचुएशन पहुंच जाता है कि पूरा चिलर आइस से ढक जाता है। इसी सिचुएशन को फ्रॉस्टिंग बोलते हैं। इस फ्रॉस्टिंग के कारण अब और ठंडा हो पाना, फ्रिज को और ठंडा रख पाना ज्यादा देर तक पॉसिबल नहीं रह जाता, कूलेंट की बस की बात नहीं रह जाती, क्योंकि जिस टेम्परेचर पे कूलेंट आ रहा है उसी टेम्परेचर पे अंदर फ्रॉस्टिंग का बर्फ पड़ा हुआ है, तो कूलेंट और हीट नहीं एब्जॉर्ब कर पाता। तो इससे फ्रिज का इफिशियंसी खत्म हो जाता है। तो इस प्रोसेस को काउंटर करने के लिए इनोवेशंस के तौर पे डीफ्रॉस्ट लाया गया था। डीफ्रॉस्ट में होता क्या है? कुछ भी स्पेशल नहीं है, एक सिंपल सा उसमें उपाय किया गया है कि चिलर जहां है उसी चिलर या इवोपरेटर के पास जहां फ्रॉस्टिंग होती है वहां पर हीटिंग कॉइल्स लगा दिया गया है। ये हीटिंग कॉइल्स क्या होता है? जैसे हीटिंग रॉड्स होते हैं, हम लोग जो पानी गर्म करते हैं, उसी टाइप के पतले पतले कैपिलरीज होते हैं जो हीट अप हो जाते हैं, बहुत हल्का सा हीट प्रोड्यूस करते हैं, बस इतना कि बर्फ गल जाए। और यहाँ पर क्या करते हैं, जितने भी बर्फ रहते हैं, जब भी हम लोग डीप फ्रॉस्ट प्रेस करते हैं तो कंप्रेसर बंद हो जाती है और ये हीटिंग एलिमेंट जो है, फिलामेंट जो है, ये
ऑन हो जाती है, जिसके कारण जितनी भी बर्फ है वो सारे गल जाते हैं और ये बर्फ गल के ट्यूब या पाइप की मदद से आपके फ्रिज के बैक साइड में आपके कंप्रेसर के ठीक ऊपर वाटर कलेक्टर में जाके ड्रॉप बाय ड्रॉप कलेक्ट हो जाते हैं, जो हम लोग को बार बार चेंज करना होता है या फेंकना पड़ता है। नेक्स्ट जो रेडिएटर लेस या हीट रेडिएटर लेस फ्रिज आती हैं, यानी जो पीछे में हीट एक्सचेंजर जो जाली लगी रहती हैं, वो अब नए टेक्नोलॉजी फ्रिज में नहीं आती हैं। वो कहाँ चल जाती है? उसके बॉडी में नहीं चल जाती। जो प्री कंसीव नोशन है कि वो बॉडी के अंदर लगी रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। उस हीट रेडिएटिंग कॉइल को क्या किया गया है, बहुत कॉम्पैक्ट बना दिया गया, बहुत छोटा सा बना दिया गया है और उसके साथ क्या किया गया है, एक एक्स्ट्रा फैन लगा दिया गया है, क्योंकि जितना हीट यहाँ जनरेट होता है कूलेंट में या कंप्रेसर से निकलते वक्त लिक्विड जितना कूलेंट जो रहती है, जितना हीट प्रोड्यूस होती है, वो हल्का सा फैन चलाने से, एक लो स्पीड फैन चलाने से वो हीट निकल जाती है। तो ये एक छोटा से रेडिएटर में इसको घुमा दिया जाता है कूलेंट को और वहां पर एक फैन लगाकर उस हीट को निकाल दिया जाता है। ये जनरली ये जो कंपोनेंट है जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्पैक्ट हीट रेडिएटर, ये आपके फ्रिज के कंप्रेसर के ठीक बगल में फ्रिज के साइड्स में लगे रहते हैं, ताकि वो ज़्यादा जगह ना ले और फ्रिज देखने में लुक वाइज बहुत अच्छा लगे और डेंजरस भी ना रहे, ताकि वो जो हीटिंग जो रेडिएटर होती थी उससे कुछ डेंजर्स की आशंका रहती थी, लीकेजेस के और दूसरे हीटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती थी। लेकिन क्योंकि अब ये बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गया है, तो इससे ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हो गए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने ट्राई किया है बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक लेवल पर जाकर हर एक चीज को इन डिटेल डील करने के लिए। अगर आपका कोई राय या सजेशंस हो तो प्लीज मुझे बताएं, और अगर आपको ये वीडियो और ये थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशंस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।